सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग। बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। आज ही लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी कहा, पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की करेंगे कोशिश। बीजेपी विधायक दल के उपनेता विजय सिन्हा ने कहा, बिहार के हित में लिया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। 3 नई पहलों, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट की शुरुआत। कहा, एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा को विकसित भारत की दिशा में बताया बड़ा आधार। कहा, अयोध्या धाम में दिखाई दी देश की सामूहिक शक्ति। पीएम ने की लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना। मन की बात में कहा, देश में बढ़ता मतदान प्रतिशत लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था को करता है प्रदर्शित। हैदराबाद टेस्ट में इंग्लैंड ने भारत के सामने रखा 231 रन का लक्ष्य। भारतीय टीम को लगे शुरुआती झटके। मेहमान टीम के लिए उपकप्तान ओली पोप ने खेली 196 रन की शानदार पारी। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए विस्तार से अब खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर बिहार में नई सरकार का गठन का दावा पेश किया। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार गठन का दावा पेश किया। नीतीश के साथ भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और भाजपा विधानमंडल दल के उपनेता विजय चौधरी भी मौजूद थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू, भाजपा एवं हम के नेताओं और एक निर्दलीय विधायक ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह राजभवन पहुंचे और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को सौंपा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। इसके साथ ही बीजेपी और जेडीयू फिर एक साथ आ गए हैं और नीतीश कुमार आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी का जेडीयू को समर्थन मिलना बहुमत के लिए पर्याप्त है। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम और निर्दलीय विधायकों का भी नीतीश कुमार को समर्थन प्राप्त है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे वे विशेष विमान से पटना पहुंचेंगे। यहां से वे भाजपा के प्रदेश कार्यालय जाएंगे। बिहार भाजपा के वरीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। भाजपा के आला नेताओं के साथ एनडीए के अन्य साथी भी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। महागठबंधन सरकार से अलग होने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि काम नहीं होने दिया जा रहा था, इसलिए हमने इस्तीफे का फैसला लिया। नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी के लोगों की राय को सुना, अब हम इस्तीफा दे दिया है। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया।
त्यागपत्र देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा कि सबसे विचार विमर्श के बाद गठबंधन से बाहर आने का निर्णय किया गया है। जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। इस बीच बिहार भाजपा के विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें बिहार भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार के महागठबंधन सरकार से बाहर निकलकर एनडीए में शामिल होने के बाद ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इस बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। भाजपा, जदयू, सभी एनडीए के मित्र पक्ष मिलकर एनडीए की सरकार बिहार में बनाई जाए। बिहार वासियों के हित के लिए ये सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के नाते सम्राट चौधरी जी का चयन किया गया और उपनेता के नाते श्रीमान विजय सिन्हा जी का चयन किया गया है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने नई जिम्मेदारी के लिए आला कमान का आभार जताया। बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद। बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया और पार्टी का जो दायित्व है एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। और एक इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि नीतीश कुमार आज शाम लेंगे सीएम पद की शपथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर है, राजभवन में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और साथ ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दिलाएंगे शपथ। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, शाम 5 बजे शपथ लेंगे नीतीश कुमार और नीतीश कुमार आज शाम सीएम पद की शपथ लेंगे। और आपको यहां बताते चलें कि राजभवन में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ये शपथ दिलवाई जाएगी। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दिलाएंगे ये शपथ और शाम 5 बजे ये कार्यक्रम किया जाएगा, यानी कि शाम 5 बजे नीतीश कुमार शपथ लेंगे। तो शाम 5 बजे का सबको इंतज़ार रहेगा। बिहार की जो सियासत है उसमें एक नया मोड़ आ रहा है। राजभवन में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ये शपथ दिलाई जाएगी। इस वक्त की ये एक बड़ी खबर आ रही है और एक बार फिर आपको बता दें कि राज्यपाल दिलाएंगे ये शपथ और साथ ही शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। और इस वक्त की ये एक बड़ी खबर है
और जो बिहार की जो एक सियासी हलचल है उसकी जो हवा है वो एकदम से बदल जाएगी। राजभवन में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को ये शपथ दिलाई जाएगी। तो ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। शाम 5 बजे नीतीश कुमार शपथ लेने के लिए जाएंगे और नवी बार शपथ ले रहे हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो चलिए इसी बड़ी खबर पर अपने संवाददाता कुमार आलोक से बात करते हैं। कुमार, जैसे कि अभी हमने देखा कि शाम 5 बजे नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी खबर है, क्योंकि बिहार की जो हवा है ऐसा बताया जा रहा है कि बिल्कुल बदल जाएगी आज शाम 5 बजे के बाद। बिल्कुल सही कहा। जो घटनाक्रम आपने सवेरे से देखा वो सबको पता है कि किस तरीके से पहले बीजेपी की बैठक हुई सवेरे, उसके बाद जेडीयू की बैठक हुई और उसके बाद दोनों दलों के जो विधायक थे और तीसरा जो दल था हम उसके विधायक जाकर अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपे और राज्यपाल को सौंपने के बाद फिर एक लंच हुआ और मीटिंग हुई और उसके बाद सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुन लिया गया नीतीश कुमार को और डिप्टी सीएम की भी घोषणा की गई। तो हमारे साथ हम लोग बचपन में जिन्हें सुना करते थे बीबीसी पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के वरीय संवाददाता मणिकांत ठाकुर जी हैं और हम सीधे चलेंगे मणिकांत ठाकुर जी से कि सर आज ये जो नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा, क्या इसमें आप इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है ये और इसका असर सिर्फ बिहार पर ही नहीं पड़ने वाला है, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर इसका असर जाएगा। वो इसलिए जाएगा कि आगे जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले इस तरह का जो माहौल बना है और जिस तरह से एक बड़ा मोर्चा जो केंद्र सरकार के खिलाफ इंडी गठबंधन के रूप में सामने उभर के आ रहा था, वो मोर्चा इस तरह से बिखर जाना उसका एक बड़ी घटना है। दूसरी बात यह है कि बिहार की राजनीति में भी जिस तरह से 18 महीना पहले ये बदलाव हुआ, नीतीश जी ने अपना गठबंधन बदला और उस गठबंधन बदलने के बाद जो ये संभावना दिखने लग गई थी कि अब जो ये बना है, ये जो गठबंधन है, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसका जो राजनीतिक आधार है, जन आधार है, उसके मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। सर, आपको लगता नहीं कि ये नेचुरल जो एलाइंस एनडीए के जो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो तालमेल था, जिस तरीके से 2005 में जंगल राज की जो परिकल्पना कही जाती थी उसको तोड़ करके सरकार बनाई और उनके साथ जाने में बार बार असहज महसूस किए। नीतीश कुमार जब उन्होंने प्रेस से बात की तो उन्होंने बोला कि 2.5 महीने से मैं असहज था। ये असहज क्या था, कैसी असहजता थी? देखिए, अगर सीधे तौर पे साफ शब्दों में कहा जाए तो असहजता की मुख्य वजह 2 है मेरी समझ में। एक ये कि जाहिर तौर पर कोई राजनीति में जो इतने वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी भी महत्वाकांक्षा जिस तरह से होने लगी होगी, वो ये थी कि अब वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उतरे हैं और ये देश की जो सरकार है उसके बरक्स, उसके सामने में विपक्षी मोर्चा के एक नेता के रूप में या उसका चेहरा के रूप में वो देखे जाएं, समझे जाएं। तो ये उम्मीद उनकी बनी थी, जो उम्मीद पूरी होती हुई नहीं दिखने लगी और उसमें जो कारण बना, इनको लगा नीतीश जी को कि लालू जी को जिस तरह से इसमें मदद करनी चाहिए थी, उनको राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी मोर्चे में स्थापित करने के लिए, वो लालू जी ने नहीं की। ये इनके मन में होने लगा नीतीश जी को और लालू जी को ये था कि जब तक ये मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे तब तक उनके पुत्र के लिए यहाँ कोई संभावना नहीं दिख रही थी मुख्यमंत्री पद की, तो वो उनको भी
भी जाहिर तौर पर एक मन में आकांक्षा होगी या कहीं हड़बड़ी भी हो सकती है कि इनको एक मौका मिल जाए और नीतीश जी जाएं बाहर। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच में नीतीश जी ने ऐसा कुछ नहीं देखा कि इनको यहाँ जगह खाली करने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली करने के लिए एक मौका मिल गया हो राष्ट्रीय स्तर पर, और अब ये यहाँ छोड़ देंगे और तेजस्वी के लिए जगह बन जाएगी। तो ये आज जैसे कि मुख्यमंत्री ने अपना राजभवन से इस्तीफा देने के बाद निकल के ये कहा भी कि इन लोगों को जो केंद्र में माने इंडी गठबंधन की ओर इशारा था कि उनको भी हमसे दिक्कत होने लगी थी और यहाँ के गठबंधन वालों को भी दिक्कत होने लगी थी और हमको भी दिक्कत महसूस होने लगी थी 2.5 महीने से, इसलिए हमने इनका साथ छोड़ दिया। तो साथ छोड़ देने का यही मतलब है कि अब इन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ ये गठबंधन बदल लिया है। और जहाँ तक ये बात है कि लोग क्या कहेंगे, बाद में लोग क्या सोचेंगे, पहले ये क्या बोलते थे, अब इसकी सफाई कैसी देंगे, तो अब ये राजनीति में जो सत्ता की राजनीति है इसमें अब कोई चिंता ज़्यादा करते नहीं है इस बात की। ये इससे सबसे बड़ी बात है, ये जो सत्ता का स्वार्थ है वो सर्वोपरि होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये अब होता चला जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है, सच पूछिए तो जो तकलीफ होती है बिहार वासी को या किसी भी पत्रकार को भी होनी चाहिए कि इसमें जो बिहार की बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी समस्याएं हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, इसको दूर करने के लिए जो सरकार को मुस्तैदी से काम करता हुआ दिखना चाहिए वो अब नहीं दिख रहा है, तो लोगों को दिक्कत हो रही है। मेरे कहने का मतलब था कि आरजेडी के साथ जो गठबंधन हुआ और काफ़ी दिन कुछ महीने तक चला, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो शायद नीतीश जी को अच्छी नहीं लगी? सबसे पहले तो यही अच्छी नहीं लगी कि नीतीश जी ने जो उम्मीद कर रखी थी कि जब वो इंडी गठबंधन के या तो संयोजक या प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में एक चेहरा बनेंगे, वो तो नहीं, दूर दूर तक जब नहीं दिखने लगी, तो एक तो ये कारण बना। दूसरा ये भी था कि यहाँ जब ये इन्होंने मान लिया था कि जब ये कह चुके हैं कि 2025 में ये तेजस्वी को ये सौंप देंगे सारा कुछ, जो चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, तो ये तो इन्होंने कह दिया था। लेकिन जो बातें सामने आने लगी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और जैसा माहौल बनने लगा, तो उससे इनको लगा क्या कि यहाँ भी इनको खुल के काम करने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। दूसरा ये भी देखा कि बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर जो इस तरह से एक बनता जा रहा है माहौल, उस माहौल में अब विपक्ष के लिए बहुत गुंजाइश नहीं रह गई है। इसलिए इन्होंने सोचा कि इससे बेहतर है कि फिर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं शेखर अय्यर जी, उनसे बात करेंगे और फिर लौटकर आपके पास जरूर आएंगे। शेखर अय्यर जी नमस्कार, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे और सुबह से बिहार की जो सियासत है उस पर ही बात हो रही है। आज शाम 5 बजे नीतीश जी जो हैं वो राज्यपाल दिलाएंगे उनको पद और गोपनीयता की शपथ। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर 2024 लोकसभा की बात करें, चुनाव की बात करें, तो इसका सीधा असर क्या पड़ेगा 2024 लोकसभा चुनाव पर? देखिए, जो समीकरण 2019 में था वो एक प्रकार से वापस आ गया है। मेरा कहने का मतलब है वो राजनीतिक समीकरण और सामाजिक समीकरण। और 2020 में जो मैंडेट मिला था वो बीजेपी और जेडीयू को साथ मिला था, जो 2019 का मैंडेट को भी रिफ्लेक्ट किया था, 2020 का विधानसभा चुनाव का जो मैंडेट। तो अगर नीतीश जी को लग रहा है कि जो मैंडेट मिलने के बाद भी उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ के फिर जाके आरजेडी और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किए थे और सरकार पिछले अगस्त 2022 से जो चला रहे थे, उनको कहीं ना कहीं लगा कि जो सरकार की कोई पॉपुलैरिटी भी नीचे घटती आ रही थी जी। इनका नाम, नीतीश कुमार का नाम था सुशासन, लेकिन सुशासन भी काफी असर पड़ गया था। आइन कानून को लेकर भी कई सवाल आने लगे बिहार में। तो उनको लग रहा था कि वो एक डिमिनिशिंग रिटर्न है। और साथ में जो समीकरण 2020 का मैंडेट और 2019 का जो समीकरण था, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण, उसी में जनता दल यूनाइटेड को फायदा है।
बिल्कुल शेखर अय्यर जी हमारे साथ, हमारे संवाददाता राजेश राजवे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राजेश राजवे से जैसे कि हम देख रहे हैं सुबह से ही कि एक नए नए दरवाजे खुल रहे हैं और ख़ास तौर से नीतीश जी के लिए आज के दिन काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर हम बात करें कि बिहार की जो सियासी हवा बिल्कुल बदल चुकी है, तो और ख़ास तौर से जेडीयू को एनडीए का साथ मिल चुका है, तो अब किस तरह की तस्वीर आप देखते हैं बिहार के लिए? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो कि नीतीश कुमार हर हाल में, कहा जाता है कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चेहरे वही हैं, आईना बदल जा रहा है। यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर हर हाल में काबिज हैं, चाहे सत्ता भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर सत्ता आरजेडी जेडीयू की हो। हर हाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 2005 अगर बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो तब से लेकर अब, जबकि 2025 तक का जो कारवा है वो आगे बढ़ता हुआ दिख पा रहा है। नीतीश कुमार, बीच में जीतन राम मांझी के कार्यकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार लगभग बिहार की सत्ता पर हर हाल में काबिज दिखाई पड़ रहे हैं। और यही बात जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लीडर्स से बात हुई मेरी, जो बिहार यूनिट के लीडर्स के, जिन्होंने गृहमंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात के संकेत दिए थे कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार इकाई है वो अपने को कंफर्ट जोन में नहीं पा रही थी। जैसे नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ अपने को कंफर्ट जोन में नहीं पा रहे थे, उसी तरह बिहार इकाई भी कंफर्ट जोन में नहीं थी। लेकिन तमाम लोगों ने यही कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा तो हम बिहार में नीतीश कुमार के साथ हुकूमत बदलेंगे। यानी आलाकमान के आदेश के साथ ही बिहार में जो नई सत्ता है उसकी इबारत लिखी जा रही है। अब जबकि कुछ ही घंटे शेष हैं, मात्र 5 बजे जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। 2000 विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी की सीटें घट गई थी उस वक्त भी उन्होंने 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन वो सरकार मात्र 12-13 दिनों में गिर गई थी जब स्पीकर के चुनाव में उनके जो प्रत्याशी थे गजेंद्र प्रसाद हिमांशु, मुझे ठीक से याद है, वो हार गए थे और उसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और फिर कांग्रेस के समर्थन से राबड़ी देवी 2000 में मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुई थी। बिल्कुल राजेश जी हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। शेखर अय्यर जी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और बात करें कि जब जब जेडीयू को बीजेपी का साथ मिला है, मिलकर चुनाव लड़ा है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने में आए थे। अब आपका क्या इसमें क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा था ये नेचुरल लाइस है कि जो सामाजिक जो स्थिति है बिहार में, और ये जो स्थिति के अनुसार ये गठबंधन बना था पहले, लेकिन बीच में कहीं जो 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी को लगा कि बीजेपी की वजह से उनकी पार्टी कम सीटें मिली और उनको इस गठबंधन से बाहर निकलना है, जाके फिर वो आरजेडी के साथ हाथ मिला लिए। लेकिन वहां पे ये प्रेशर बढ़ रहा था कि नीतीश जी अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और केंद्र के जो विपक्ष की तरफ से जो इंडी अलायंस के गठबंधन बन रही थी उसी को वो ये करे, उसकी कन्वीनर बने, कुछ बने। लेकिन हम जो जिस तरह की जो हालतें बन गई थी इंडी अलायंस में, ना नीतीश कुमार को कन्वीनर बनने की कई बात आगे बढ़ रही थी, या अलायंस के अंदर जिस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी चुनाव से पहले, ना वो भी हो रहा था। कोई सीट अरेंजमेंट की बात नहीं है कोई। और इस बीच में राहुल गांधी जी ने अपना यात्रा पर निकल गए, तो उनको लग रहा था कि जिस नेचुरल अलायंस से उनको 2020 में मैंडेट मिला था और जो हालतें बन रही थी बिहार में, और बीच में आपने देखा होगा उन्होंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ललन सिंह को जो हटा दिया था, क्योंकि उस समय भी ये बात थी कि कहीं ना कहीं लालू के इन्फ्लुएंस पे आ गए थे, कहीं पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है या तेजस्वी यादव को किसी तरह मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है, इसलिए खुद फिर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। तभी से लग रहा था कि जेडीयू के अंदर एक फर्मेंट हो रही है, एक अपीवल हो रही है, जिसको नीतीश कुमार जी को लगा कि जो उनकी पॉपुलैरिटी भी गिर रही है, कोई काम भी नहीं हो पा रहा है, और जितना जो बैड नेम जो आ रहा है, जो उस सरकार को लेकर जितनी
बातें कही जा बिल्कुल रही है, सारे उनके शेखर ऊपर आ रहा है। अय्यर जी, आपसे फिर बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें, कुमार आलोक और राजेश राज और हमारे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी, फिर बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हो रही थी बिहार की बदलती हुई तस्वीर पर और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी, उनसे फिर बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। इंडी गठबंधन की सूत्रधार रही जेडीयू अब इस पूरे गठबंधन के औचित्य पर ही सवाल उठा रही है। जेडीयू की वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इंडी गठबंधन की विफलता के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस के आला नेताओं का रवैया हमेशा शिथिल रहा और उनकी वजह से ही इंडी गठबंधन से क्षेत्रीय दल असहज महसूस कर रहे हैं। गठबंधन ना टीएमसी से होगा, इनका गठबंधन ना सपा से होगा और बहुत दिक्कतें आएंगी महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु में। उनका काम करने का एक भिन्न तरीका था। सितंबर के बाद वो 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए। नीतीश कुमार जी ने प्रयास करके पटना में मीटिंग बुलाई, उसके बाद 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए। उसके बाद फिर बेंगलुरु में मीटिंग बुलाएगी, 4 महीने के बाद फिर गोल हो गए। फिर मुंबई में मीटिंग बुलाई गई, 4 महीने के बाद फिर गोल हो गए। तो उनका काम करने का एक तरीका है कि जो गैर कांग्रेसी दल कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं वो कांग्रेस की शर्तों पे काम। नीतीश कुमार के महागठबंधन से बाहर निकलकर दोबारा एनडीए से जुड़ने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग उन्हें लगातार काम नहीं करने दे रहे थे और बिहार में जंगल राज लाने की कोशिश आरजेडी द्वारा फिर से की जा रही थी। भाजपा बिहार के हित, विकास, सुरक्षा, कानून व्यवस्था के लिए नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बना रही है। बिहार में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि आरजेडी के लोग लगातार काम करने भी नहीं दे रहे थे और उनके द्वारा जो 15 वर्षों का शासनकाल उनका था और जो रवैया उस 15 वर्षों के शासनकाल में जंगल राज जो स्थापित हुआ था, उसी प्रकार के जंगल राज की कोशिश आरजेडी के द्वारा किया जा रहा था। अभी भारतीय जनता पार्टी को जब प्रस्ताव मिला माननीय नीतीश जी का कि आप हमारे साथ सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के हित में, बिहार के विकास के लिए, बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार की विधि व्यवस्था के लिए नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री के पद की। भाजपा एनडीए की ऐतिहासिक विजय होगी लोकसभा में और बिहार में 40 की 40। तो आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह के बाद भाजपा और जेडीयू की एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाएगी। पटना में प्रदेश कार्यालय में बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर एक दूसरे को रंग लगाकर और नाच गाकर जमकर जश्न मनाया।
और आइए एक बार फिर बिहार की सियासत पर बात करने के लिए अपने संवाददाता से बात करते हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ हैं, राजेश राज जी हमारे साथ हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुमार आलोक से। कुमार, जैसे कि हम आपसे बात कर ही रहे थे कि सियासत बदल रही है और अब बड़ी अच्छी बात ये निकल कर आ रही है कि जेडीयू को मिल गया है एनडीए का साथ। तो जो खास मुद्दे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि जंगल राज खत्म हो जाएगा, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, शुरू से ही कहा जा रहा है कि जो भाजपा और जदयू ये दोनों नेचुरल अलाई हैं और जो 2005 में नीतीश कुमार भाजपा की मदद से लालू प्रसाद के 15 साल के राज को उन्होंने उखाड़ फेंका था और जनता ने एक मैंडेट दिया था उनको और उसके बाद जंगल राज के खात्मे के लिए उनको वोट दिया था। और निश्चित रूप से जब एनडीए की सरकार आई केंद्र में तो 2005 में अगर हम 2005 के पहले का अगर बिहार देखते हैं आप, वहाँ पे सड़कों की हालत खस्ता थी, अस्पताल की हालत खस्ता थी, शिक्षा में काफ़ी गिरावट था और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। एक बार लालू प्रसाद यादव ने ये कहा था 1995 में कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता है, यानी डेवलपमेंट इज द नॉट फैक्टर फॉर गेटिंग द वोट। तो इस धारणा को बदला नीतीश कुमार ने। सबसे पहले जब वो रेल मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, तो उन्होंने जो रेल का कायाकल्प किया, खासकर बिहार में आप देखें बहुत सारी ऐसे रेलवे लाइंस हैं जो वर्षों से उपेक्षित थी। आज वहाँ डबल लाइन है और इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ और इसके अलावा मेमू ट्रेनें दौड़ती हैं और बहुत सारे जो स्टेशन थे रेलवे का जो विकास उन्होंने देखा, जनता ने जो देखा, तो उनको विश्वास हुआ कि ये आदमी नीतीश कुमार जब बिहार मुख्यमंत्री बनेगा तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा। हमारे साथ सलमान हैदर साहब हैं। सलमान सर, आप कैसे देखते हैं कि 2005? सलमान साहब से जानना चाहेंगे। सलमान सर, आप बताएं कि किस तरीके से आप देखते हैं प्री 2005 और पोस्ट 2005? देखिए, एक बार मेरा आना हुआ था 2005 और 6 में सड़क से, तो जो सड़कें थी सड़कें बहुत अच्छी थी और बल्कि मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले बिहार की सड़कें उस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो जो विकास कुमार का एक नाम दिया गया नीतीश कुमार को उस समय, तो वो भी एक अपने आप में विकास का जो एक क्रम चलाया उन्होंने, वो बहुत ही अच्छा था। और ये जो कह सकते हैं कि एक समय तक जब तक एनडीए के साथ रहे नीतीश कुमार, उस समय विकास के कार्यों में बहुत तीव्र गति आई। जैसे रेल नेटवर्क की बात आप कर रहे थे, तो नीतीश कुमार केंद्र में रेल मंत्री भी रहे, उस वजह से भी और उसके बाद भी काफ़ी कुछ इन्होंने केंद्र से बातचीत करके, और जैसे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, उस दौरान भी काफ़ी कुछ हुआ। और हम उम्मीद कर सकते हैं, बिहार उम्मीद कर सकता है कि अब इसके बाद जो है जब केंद्र और राज्य में समन्वय अच्छा होगा तो विकास कार्य अपनी गति से चलेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने जी बिल्कुल कि एक नया बदलाव देखने को मिलेगा, जंगल राज यकीनन ख़त्म होगा। और हमारे साथ, जैसे कि हमने आपको बताया था, कि वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ हैं। शेखर जी, जानना चाहेंगे कि अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो इसे बनाने में नीतीश काफ़ी आगे रहे थे, लेकिन अब क्योंकि नीतीश ही इंडी गठबंधन से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, तो अब इंडी गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा? कितना बरकरार रहेगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? देखिए, अभी जो गठबंधन की हालत है, नीतीश जी अब छोड़ के निकल गए। अब ममता के साथ कुछ बात बन नहीं रही है। ममता ने ऐलान कर दिया है कि वो सारे बंगाल के जितने सीट हैं, 42 सीट है, वो सारे तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी। और बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश पे अखिलेश जी ने कहा है कि कांग्रेस को 11 सीटें दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक उसको स्वीकार नहीं किया है। और वैसे अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र में लगातार अभी भी गतिरोध चल रही है, क्योंकि जो सीटें उद्धव ठाकरे मांग रहे हैं अपने शिवसेना के लिए, वो कांग्रेस सहमत नहीं है। तो जो चीज़ें पहली सेटल होनी थी कि सीट को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर, कैंपेन को लेकर, कहाँ का रैली बनी, क्योंकि वो लास्ट मीटिंग जो हुआ था वर्चुअल मीटिंग में, यही तो तय हुआ था कि वर्चुअल तो अभी हुआ था, उससे पहले मीटिंग में तय हुआ था कि जनवरी 31 तक सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी और रैलियाँ शुरू होगी। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस ने तय कर दिया कि राहुल जी अपने यात्रा पे निकलेंगे, जिसको लेकर अखिलेश को भी
बड़ा ये था, अफसोस था, और ममता को भी, क्योंकि हमारे साथ कोई जब गठबंधन बन चुका था, जो चीजें गठबंधन में बात करके एक कॉमन अप्रोच लेनी थी वो नहीं हुई। तो ये इसका मतलब अब नीतीश का भी जाना, आप सोच सकते हैं कि आप हिंदी गठबंधन केवल नाम के लिए है, कोई प्रैक्टिकल उसमें कोई ना कोई कोहेशन है, ना कोई यूनिटी है, ना कोई अप्रोच है। आज अगर कांग्रेस फील कर रही है कि आप देखिए, जब नीतीश जी जा रहे हैं, अब उनको लग रहा है कि भाई नीतीश जी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, लेकिन बात यह है जब समय आती है, आपको जब चीजें ठीक करनी हो, क्योंकि जब नीतीश को काम दिया था कांग्रेस नेतृत्व ने कि सारे पार्टीज को इकट्ठा कीजिए, सब कीजिए, उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बावजूद भी जो बननी थी एक अलायंस की, देखिए पहले भी हमने देखा जब प्रोग्रेसिव यूपीए के समय भी, उससे पहले जब देवगौड़ा के समय जब ऑपोजिशन की अलायंस बनी थी, उसमें एक प्रकार से एक प्रोसेस होती थी, वो प्रोसेस यहाँ नजर नहीं आ रहा था। देखिए ऐसा एक गठबंधन है हिंदी अलायंस जिसमें कोई खुश नहीं है, और कांग्रेस अपनी अकेली एक प्रोग्राम कर रही है जनता यात्रा, जो बाकी अलायंस को लग रहा है ये ज्यादा इसका ऑब्जेक्टिव जो है राहुल को प्रोजेक्ट करने के लिए, जिसको चीज को लेकर वो बड़े नाराज है। बिल्कुल। और वाकई उस गठबंधन की क्या बात की जाए कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के लिए ममता बनर्जी से बार बार कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी चाहिए, तो इस गठबंधन की किस तरह से बात की जा सकती है, कितनी सिक्योर है ये? देखिए गठबंधन, मुझे लगता है कि देखिए अब यात्रा को लेकर भी अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रही है कि भाई हमने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन ममता कह रही है हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है जी। और जैसे ही बंगाल में आज प्रवेश हुए, आपने देखा कई जगह पे तृणमूल के समर्थक बड़े नाराज थे कि क्योंकि ममता जी को पहले भी ये था कि अगर आप बंगाल में यात्रा कर रहे हैं तो किस बात को लेकर आप न्याय यहाँ मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो कांग्रेस की कहना है कि भाई हम न्याय मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में यात्रा कर रहे हैं, इसका मतलब जो पश्चिम बंगाल के जो कांग्रेस नेता है वो बिल्कुल एंटी ममता है, बार बार बयान देते रहते हैं, और उनका गठबंधन वामपंथियों से, और ममता नहीं चाहती कि जब तक कांग्रेस वामपंथियों के साथ एक गठबंधन में बंगाल में, तो वो किसी तरह कोई सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ राजेश राज भी जुड़े हुए हैं, राजेश राज के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। राजेश, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि इस बार भी नवी बार नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो ख़ास बात निकल कर आती है, जो जंगल राज की बात है, या फिर जो बिहार के अहम मुद्दे थे जो पहले भी थे, लेकिन अगर हम आज की बात करें, क्योंकि अब जेडीयू को मिल गया है एनडीए का साथ, तो अब किस तरह की राजनीति नई निकल कर आएगी? देखिए अगर सियासत की और बात एक बार करें राजेश तो राज जी एक बार फिर से आपसे रोकने की कोशिश करेंगे। आलोक के पास चलते हैं, कुमार आलोक के पास। कुमार आलोक, आपके पास शायद कोई लिस्ट आई है कैबिनेट की, आप बताना चाहेंगे? सलमान जी के पास ये लिस्ट आई है। कुमार आलोक जी। हाँ, सलमान सर आप बता दें। हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी जो लिस्ट आई है उसमें जेडीयू के 4 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, बीजेपी के 3 हैं, और हम से 1 है, और सुमित सिंह है, वो निर्दलीय हैं। अब इसमें जो नाम है, नीतीश कुमार जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, प्रेम कुमार हैं, ये पहले भी मंत्री रहे हैं, विजय चौधरी भी मंत्री रहे हैं, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, ये सभी लोग पहले मंत्री रहे हैं। संतोष सुमन का एक नाम है जो हम से आते हैं और जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं जी। आपने सुना होगा पहले जो खबरें राउंड अप कर रही थी उनमें से ये जो कि ऑफ़र किया जा रहा था आरजेडी की तरफ से जीतन राम मांझी को डिप्टी सीएम और संतोष सुमन को लोकसभा का सदस्य या राज्य में ही उप मुख्यमंत्री का, अगर और फिर बाद में जीतन राम मांझी को सीएम तक का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने माना नहीं। तो ये अभी तक की स्थिति है। कुल 9 लोगों के मुख्यमंत्री सहित शपथ लेने की संभावना है। जी रेशमा। तो सलमान, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि जी आलोक जी कुछ कह रहे हैं।
जी कुमार आलोक। देखिए जो लिस्ट आई है उसमें इसमें जातीय समीकरण का भी खासा ध्यान रखा गया है। इसमें आप अगर देखेंगे तो उच्च वर्ग के जहां तक अगर हम कहें, इसके अलावा ओबीसी वर्ग को भी खासा ध्यान रखा गया है। ईबीसी यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट जो है, जिसके लिए नीतीश कुमार चैंपियन माने जाते हैं, उनका भी खास ध्यान रखा गया है। तो ये कहा जाए कि एक तरह से जो मंत्रिमंडल जो संक्षिप्त मंत्रिमंडल है, बाद में इसको एक्सपेंड किया जाएगा। उसमें एक जो सुमित सिंह हैं वो निर्दलीय हैं और ये जमुई से ये जीतते हैं। और संतोष सुमन के बारे में आप जानते हो, संतोष सुमन ये जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं और श्रवण कुमार भी नालंदा से लगातार 1995 से ये जीतते रहे हैं जनता दल यू के कैंडिडेट के तौर पर। विजेंद्र यादव जो जेडीयू के कोटे से मंत्री बने हैं, ये भी काफ़ी पुराने नेता हैं और सुपौल जो है उस क्षेत्र से ये आते हैं। और विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के बड़े ही करीबी हैं, वो जेडीयू से हैं और वो उनको भी एक बार फिर मंत्री बनाया गया है। और प्रेम कुमार जो गया जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से लगातार ये जीतते रहे हैं और ये अति पिछड़ी जाति से ये आते हैं। पिछली बार जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार की सरकार बनी थी तो इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इस बार इस वरिष्ठ नेता को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सम्राट चौधरी साहब भली भांति परिचित है, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं बिहार के, और विजय सिन्हा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो 9 मंत्रियों की सूची है, ये अपने आप में एक तरह से आप देखिए कि कास्ट समीकरण की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो और पूरे समग्रता में समेटे हुए ये मंत्रिमंडल का लिस्ट हमारे सामने है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो ये शपथ लेने वाले मंत्री हैं, उनके जो लिस्ट आई है उसमें पूरी तरह से न्याय किया गया है। हर जाति को इसका ख्याल रखा गया है कि कौन कौन से नेता के पास कौन सा पोर्टफोलियो होना चाहिए। राजेश राज के पास चलते हैं। राजेश, जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे थे कि आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और 9वीं बार नीतीश कुमार शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। अगर उन मुद्दों की बात करें, जैसे कि आपसे पहले भी कर रहे थे, जो पहले थी वो आज भी होंगी, तो अब किस तरह की तस्वीर बदलेगी? क्या नए मुद्दे आएंगे? किस तरह के चैलेंजेस होंगे? देखिए, सरकार के सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार को विकास की पटरी पर लाने के लिए जाने जाते हैं, 2005 से अब तक के अगर सफ़र पर नज़र डालें तो नीतीश कुमार ने बिहार में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने विकास के कई कार्य किए, कई प्रतिमान जो है वो उन्होंने बनाए हैं। लेकिन जो हालिया सिचुएशन जो क्रिएट हुआ है, जो हालिया स्थिति जो बनी है, उस पर भी बात करना थोड़ा सा लाजमी दिखाई पड़ता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों ने मिलकर वहाँ पर बिहार में हम कह सकते हैं कि इंडी अलायंस गठबंधन को खड़ा करने की कोशिश की, इसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लालसा थी कि ड्राइविंग सीट को लपक लेने की, उसकी वजह से ये तमाम नतीजे जो हैं वो सामने आए हैं। और खास करके हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस को विधानसभा में सफलता मिली और वो राज्य की हुकूमत में लौटने में कामयाब हुई, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसके हौसले बुलंद हुए और उन्होंने नीतीश कुमार को साइड करना शुरू किया। हालांकि नीतीश कुमार ने आज विधायक दल की बैठक के बाद स्पष्ट तौर पर कहा, जब वो इस्तीफा देकर लौटे तो उन्होंने कोई राजेश राज, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। आपको बता दें कि भाजपा से सम्राट चौधरी और साथ में जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार आज शाम 5 बजे शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित सिंह भी शपथ लेंगे। और नीतीश कुमार के साथ यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 8 मंत्री शपथ लेंगे शाम 5 बजे। भाजपा से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और प्रेम कुमार शपथ लेंगे शाम 5 बजे। जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार शपथ लेंगे। यानी नीतीश कुमार, आपको बता दें एक बार फिर, 9वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित सिंह भी शपथ लेंगे। तो एक बार फिर से राजेश राज के पास चलते हैं। जिस तरह से उनसे बात कर रहे थे कि नीतीश पहले भी विकास के लिए आगे आ रहे थे, विकास कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि एक नई तस्वीर सामने है बिहार की, तो अब किस तरह के चैलेंजेस हैं उनके सामने?
देखिए, मैं बात कर रहा था इंडी गठबंधन का कि इंडी गठबंधन जिस तरीके से एक करके वो धाराशायी होते जा रहे हैं। पहले ममता बनर्जी ने विरोध जताया, फिर नीतीश कुमार जो है वो गठबंधन छोड़कर चले गए, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो राज्यों में क्षेत्रीय जो छत्रप हैं उस पर कांग्रेस ने भरोसा नहीं किया, जिसकी वजह से इंडी गठबंधन का ये हश्र हुआ है। क्योंकि ड्राइविंग सीट जो है उसको लपकने की जो कांग्रेस की कोशिश थी, उसने बिहार में सत्ता परिवर्तन की नींव रखी, और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार अपने परंपरागत जो उनके एलाइज थे उसके साथ वो चले गए। मुझे याद है कि 2010 में जब हाथ मिलाने वाली तस्वीर छप जाने की वजह से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीर छपने की वजह से भोज कैंसिल हुआ और उसके बाद नीतीश कुमार नाराज हुए, तो लालकृष्ण आडवाणी ने गांधी मैदान की सभा में कहा था कि नीतीश कुमार जो है हमारे नेचुरल एलाइज हैं और उनको हमने गठबंधन में लाया। और 2005 के फरवरी के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, तो अपार जनादेश नहीं मिल पाया। लेकिन नवंबर में जो दूसरा विधानसभा का चुनाव हुआ राष्ट्रपति शासन के बाद, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं तमाम खबरिया चैनलों पर आते थे और उनका एक विज्ञापन था जिसमें वो कहते थे कि नीतीश को नया बिहार नीतीश कुमार, और ये स्लोगन इतना हिट हुआ जिसका नतीजा हुआ कि 2005 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एनडीए जो है सत्ता में आई, और लोगों ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो नारा था कि नया बिहार नीतीश कुमार, उस नीतीश कुमार उसे साकार करने की कोशिश करेंगे। और वाकई 2005 से 10 का जो शासनकाल है वह निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए याद किया जाएगा, बिहार में विकास के लिए याद किया जाएगा कि नीतीश कुमार ने धूल धूसरित बिहार को विकास की पटरी पर लाने की कोशिश की। हालांकि बाद के काल में कई चीज़ें बदली, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, डेवलपमेंट का इशू हो, चेंज हुआ, उसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए। कई बार भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार बनी, कई बार वो आरजेडी के साथ मिलकर हुकूमत में आए, और बयानों का दौर, सत्ता परिवर्तन, बिल्कुल राजेश राज, ये कह सकते हैं कि बड़ा धचका लगा है इंडी गठबंधन को। इस वक्त सीधे चलते हैं शेखर अय्यर जी के पास, उनसे एक छोटा सा सवाल करते हैं कि अब जो सियासत हमारे सामने है, जो एक नया दरवाज़ा खुल रहा है बिहार के लिए, नई नई तस्वीरें हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत सारे बयानात आ रहे हैं, इस पूरे देखा जाए सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं? रेशमा जी, एक प्रकार से ये कोर्स करेक्शन है बिहार में और बिहार राजनीति में, क्योंकि दो पार्टियां जो जेडीयू और भाजपा, दोनों जो मैंडेट उनको मिला था 2020 में, उस मैंडेट के हिसाब से दोनों को मिलकर शासन कर दी थी, लेकिन वो नहीं हुआ। 22 में जो चीज़ें हुई उसकी वजह से नीतीश कुमार जी ने बीजेपी छोड़ के आरजेडी गए, और आज वो महसूस कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती थी, पॉलिटिकल ब्लंडर था, और जिसके वजह से लोगों के अंदर भी सरकार को लेकर, शासन को लेकर कई सवाल आगे थे। अब बात ये तक पहुंच गई कि अब जेडीयू को कहीं खत्म करके ही तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस तरह की डर भी आ चुकी थी। अगर कोई गठबंधन में कोई पार्टी अगर फील करे कि एक पार्टी हमें खा जा रहा है, तो वो आगे चल नहीं पाएगा। तो वही हुआ एक प्रकार से, मैं मानता हूँ वो गठबंधन एक प्रकार से नेचुरल डेथ हुआ है। जैसे अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू नेचुरलाइज है, उनकी सामाजिक समीकरण, उनकी राजनीतिक समीकरण, और जिस तरह 2019 में जिस तरह की मैंडेट मिली थी, 40 से 40 पूरा आपको ये एनडीए को मिला था, अब दोबारा यही कोशिश होगी। नंबर 1, अब ये लोकसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट एनडीए को मिले, और जाके 2025 में जब नवंबर में बिहार के चुनाव होगी, इस बीच के समय में बिहार में फिर गुड गवर्नेंस की बातें फिर शुरू होगी और उस पर काफ़ी काम ज़मीन पर हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए। और साथ में हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे संवाददाता पटना से कुमार आलोक हमारे साथ थे, और पटना से ही हमारे संवाददाता सलमान हैदर भी हमारे साथ थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है,
जुड़े नए भारत से जियो भारत से। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरें देख लेते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट स्थापना के 75वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। नागरिकों के लिए न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने पर उन्होंने जोर दिया और इस दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने TE इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, एक नई वेबसाइट और डिजिटल कोर्ट 2.0 का शुभारंभ शामिल रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का नागरिक ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ जस्टिस का हकदार है। आज भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है और सुप्रीम कोर्ट इसका प्रमुख माध्यम है। साथियों, देश की पूरी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और मार्गदर्शन, आपके गाइडेंस पर निर्भर होती है। ये हमारा कर्तव्य है कि इस कोर्ट की एक्सेसिबिलिटी भारत के अंतिम छोर तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कोर्ट का ई इंफ्रा सुधारने के अलावा फिजिकल इंफ्रा को भी सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने अदालतों के फैसले को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराए जाने पर जोर दिया। वहीं विकसित भारत की दिशा में कानूनों के आधुनिकीकरण और उनके बदलावों की सही दिशा में उठाया कदम करार दिया। अमृतकाल के हमारे कानूनों में भारतीयता और आधुनिकता की समान भावना दिखनी भी उतनी आवश्यक है। वर्तमान की परिस्थितियां और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप सरकार भी कानूनों को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। इन बदलावों के कारण हमारे लीगल, पॉलिसिंग और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने नए दौर में प्रवेश किया है। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से जियो भारत से। एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के पहले मन की बात कार्यक्रम में 22 जनवरी को अयोध्या धाम में हुई प्राण प्रतिष्ठा पर अपने भाव व्यक्त किए। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में लोगों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 के पहले मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया। रामलला के विराजमान होने के दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने
इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में लोगों के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर खुशी जताई। गौरतलब है कि पीएम मोदी के आग्रह पर मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक स्वच्छता के अभियान से जुड़े लाखों लोगों ने श्रद्धा भाव से अपने क्षेत्र के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की और इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो प्रधानमंत्री के साथ साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि सामूहिकता की यह शक्ति देश को सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मन की बात कार्यक्रम में हाल ही में देश में मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पीएम मोदी ने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां एक तरफ मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, वहीं भारत में इसका बढ़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि जहां दुनिया के अनेक देशों में मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, वहीं भारत में मतदान का प्रतिशत बढ़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के मजबूत होने का सशक्त उदाहरण है। आज देश के लिए उत्साह की बात यह भी है कि दुनिया के अनेक देशों में जहां वोटिंग परसेंट कम हो रहा है, भारत में मतदान का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। 1951-52 में जब देश में पहली बार चुनाव हुए थे, तो लगभग 45% वोटर्स ने ही वोट डाले थे। आज ये आंकड़ा काफी बढ़ चुका है। देश में न सिर्फ वोटरों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि टर्नआउट भी बढ़ा है। हमारे युवा वोटरों को रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा मौके मिल सके, इसके लिए सरकार ने कानून में भी परिवर्तन किया है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि वोटर्स के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक स्तर पर भी कई प्रयास हो रहे हैं। कहीं लोग घर घर जाकर वोटर्स को मतदान के बारे में बता रहे हैं, कहीं पेंटिंग बनाकर, कहीं नुक्कड़ नाटकों के जरिए युवाओं को आकर्षित किया जा रहा है। ऐसे हर प्रयास हमारे लोकतंत्र के उत्सव में अलग अलग रंग भर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटर से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का आह्वान किया और कहा कि युवा वोटर देश की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं परीक्षा पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों के अलावा शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भी संवाद करेंगे। पीएम मोदी ने 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों के पंजीकरण कराने पर प्रसन्नता जताई। कल 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण होगा। मुझे खुशी है कि इस बार 2.25 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और अपने इनपुट भी दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हमने पहली बार 2018 में ये कार्यक्रम शुरू किया था, तो यह संख्या केवल 22,000 थी। स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के लिए और परीक्षा के तनाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत से अभिनव प्रयास भी किए गए हैं। मैं आप सभी से, विशेषकर युवाओं से
विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वे कल रिकॉर्ड संख्या में शामिल हो। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय अतिथियों, झांकी कलाकारों, एनएसएस स्वयंसेवकों, एनसीसी कैडेट्स, अन्य प्रतिभागियों और अधिकारियों से मुलाकात की। इन्होंने हाल ही में संपन्न हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे। राष्ट्रपति भवन के उद्यान में तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा के कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से बातचीत की और उनका मनोबल बढ़ाया। कलाकारों के लिए ये एक अविस्मरणीय पल रहा। हम यहाँ पे आए हैं राष्ट्रपति भवन में और ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है हम सभी का एक्चुअली, और बहुत ही अच्छा रहा। हम मैडम प्रेसिडेंट से मिल सके, द्रौपदी मुर्मू से, एंड हमारा जो झांकी था वो बेसिकली रिजिलियंस ऑफ ट्राइबल वुमेन। जब वो तसर सिल्क से ना साड़ी जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करती है, एक पूरी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो हम शोकेस किए। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर होल झारखंड। हमने जगह जगह जगन्नाथ सॉन्ग पे परफॉर्म किया है। उड़ीसा का जो फेमस गॉड है वो जगन्नाथ है, तो उनके आधारित में हमने डांस किया था। I'm Kavita Thaudam, representing Manipur. Here I'm participating as an artist of Manipur tableau, and I'm very happy and very much lucky to present my states and meeting with our ऑनरेबल प्रेसिडेंट। जगन्नाथ के बारे में हमने परफॉर्म किया, जो कि हमारी ओडिशा की सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। तो हमने वो मंदिर वो बारे में ना कुछ अवतार दिखाए जगन्नाथ की, तो बहुत अच्छा लगा डांस करके यहाँ पे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।